हम कई वर्षों से ताइवान के बारे में सुनते आ रहे हैं। यह नक्शे पर एक छोटा द्वीप है, लेकिन आज दुनिया के सबसे अहम स्थानों में से है। जब भी चीन और ताइवान के बीच तनाव की कोई खबर आती है, तो इसे अलग-अलग देशों की सरकारें, सेनाएं और बड़ी कंपनियां तुरंत नजर में रखती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों एक छोटी सी द्वीप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में इतनी बड़ी चिंता का कारण बन सकती है? इसे समझने के लिए हमें एक युद्ध को याद करना होगा, जो करीब 80 साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा युद्ध जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और वो है चीनी गृह युद्ध। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, क्योंकि उसने 8 साल से ज्यादा जापान के कब्जे का सामना किया था। लाखों सैनिक और आम नागरिक भी मारे गए, कई शहर तबाह हो गए और देश की अर्थव्यवस्था गिर गई। अगस्त 1945 में जापान के अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण के बाद भी शांति नहीं आई। इसके बजाय चीन के भीतर पुराना विवाद फिर उभरा। दो समूह देश पर शासन करना चाहते थे। पहला था कुओमिंतांग या केएमटी, जिसका नेतृत्व चांग काई शेक कर रहे थे। उस समय वे चीन की आधिकारिक सरकार थे और कई देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें मान्यता दी थी। दूसरा था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी, जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे। ये दोनों समूह लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे। असल में जापानियों के आने से पहले ही वे चीन पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ रहे थे। जापान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद वे केवल अस्थायी रूप से एकजुट हुए थे। उस समय उनका एक ही दुश्मन था, इसलिए वे मजबूरी में एक साथ आए थे। लेकिन भले ही वे जापान के खिलाफ एक ही पक्ष में थे, उनका आपसी विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया युद्ध में व्यस्त थी, तब भी दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद वो पुराना सवाल फिर से सामने आ गया, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं था। चीन पर असली शासन कौन करेगा? क्या चिंग काई शेक के राष्ट्रवादी या माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट? कागज पर चिंग का खेमा आगे था। उनके पास लाखों सैनिक थे। उन्हें सऊदी राज्य का समर्थन प्राप्त था। उनके पास ज्यादा हथियार, वाहन, हवाई जहाज और सैन्य उपकरणों तक पहुंच थी। पहली नजर में वे अजेय लगते थे, पर कम्युनिस्टों को हालात अलग दिखे। जहां केएमटी कई बड़े शहरों पर नियंत्रण रखता था, वहीं सीसीपी चुपचाप प्रांतों और गांवों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। कई किसान उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भूमि सुधार और सामाजिक बदलाव का वादा किया था। धीरे धीरे उनका प्रभाव ग्रामीण इलाकों में फैलता जा रहा था। ये क्षेत्र केंद्रीय सरकार की पहुंच से बाहर था। इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसे दोनों पक्ष पाना चाहते थे। ये चीन के उत्तर में मंचूरिया है, जिसे युद्ध के दौरान जापान ने एशिया में अपने उद्योग केंद्र के रूप में चुना था। वहां कई कारखाने, रेलवे लाइनें, हथियार और अन्य बुनियादी ढांचे मौजूद थे। सीधे कहें तो मंचूरिया पर नियंत्रण से आने वाले युद्ध में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन एक समस्या थी। चांग की सेनाओं के पहुंचने से पहले ही सोवियत संघ वहां आ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियतों ने क्षेत्र में जापानी सेनाओं पर हमला कर इस इलाके पर पहले नियंत्रण किया। इस वजह से स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि अब इसमें सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि दो प्रमुख महाशक्तियां भी शामिल थीं, जो आगे शीत युद्ध में आमने सामने होंगी। और वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, एक सवाल धीरे धीरे उभरने लगा। अगर दोनों पक्ष हार मानने को तैयार नहीं और पूरे चीन पर नियंत्रण चाहते हैं, तो क्या एक और युद्ध टाला जा सकता है? आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। चिंग काई शेक के शिविर में कई अधिकारी बड़े शहरों को संभालने में व्यस्त थे, और दूसरी ओर कम्युनिस्टों का प्रभाव प्रांतों में चुपचाप फैलता जा रहा था। वे धीरे धीरे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को बढ़ा रहे थे। अब और भी ज्यादा किसान उनके समर्थक बनते जा रहे थे। उनकी पंक्तियों में भी अब और नए योद्धा शामिल हो रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो जहां केएमटी का नियंत्रण मुख्य शहरों पर था, वहीं सीसीपी उन इलाकों में मजबूत हो रही थी जो इन शहरों के बीच में थे। और जैसे जैसे दोनों पक्षों का विस्तार हो रहा था, लड़ाइयां भी ज्यादा होने लगीं। 1946 में मंचूरिया भीषण संघर्ष का केंद्र बन गया। केएमटी और सीसीपी दोनों जानते थे कि यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है,
जो भी इसका नियंत्रण हासिल करेगा उसे पूरे युद्ध में बड़ा फायदा मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिगड़ती स्थिति को फिर से रोकने की कोशिश की। जनरल जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हुई बातचीत के जरिए एक और युद्ध विराम हुआ। पहले के समझौतों की तरह कोई भी एक दूसरे पर सच में भरोसा नहीं करता था। दोनों पक्ष हर विराम का इस्तेमाल अगली लड़ाई की तैयारी के लिए करते थे। चियांग काई शेक की ओर से उन्हें विश्वास था कि उन्हें तुरंत कुचलना जरूरी है, सीसीपी के पूरी तरह मजबूत होने से पहले। उनके लिए जब तक एक अलग कम्युनिस्ट सेना लगातार बढ़ती रहेगी, तब तक एक स्थिर चीन नहीं हो सकता। इस बीच सीसीपी ने हर युद्ध विराम का फायदा उठाया ताकि वे चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। जब सोवियत बलों ने मंचूरिया के कुछ इलाकों से प्रस्थान किया, तो कम्युनिस्ट तेजी से अंदर घुसे और महत्वपूर्ण शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इनमें से एक हार्बिन था, जो क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इससे उत्तर चीन में उनकी मौजूदगी और भी मजबूत हो गई। लेकिन जून 1946 में चियांग ने फैसला किया कि बातचीत को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने सीसीपी के खिलाफ एक व्यापक आक्रमण शुरू किया। यह पूरे गृहयुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक थी। अलग अलग दिशाओं से केएमटी की सेनाओं ने एक साथ हमला किया। उनका उद्देश्य कम्युनिस्टों की मुख्य सेना को घेरकर नष्ट करना था। योजना शुरुआत में सफल लगी और सीसीपी की कई यूनिट्स पीछे हटने पर मजबूर हुईं। कुछ समूहों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कई कस्बे और शहर फिर से राष्ट्रवादी सरकार के नियंत्रण में आ गए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वे सीसीपी की मुख्य ताकत को पकड़ नहीं पाए। सीधे लड़ने के बजाय जब कम्युनिस्ट कमजोर पड़ते थे, तो वे अक्सर पीछे हट जाते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता, वे अचानक केएमटी की अलग अलग इकाइयों पर हमला कर देते। ये वही रणनीति है जो माओ लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे, मजबूत दुश्मनों से बचना और सेना के कमजोर हिस्सों को निगल जाना। धीरे धीरे दुश्मन को इतना कमजोर कर देना कि उसकी ताकत खत्म हो जाए। इसी वजह से भले ही केएमटी ने बहुत सा इलाका जीत लिया था, 1946 के आखिरी हिस्से तक वे अब भी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए थे। सीसीपी की मुख्य सेना अब भी जीवित थी। ये लगातार लड़ रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे युद्ध और भड़कता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का धैर्य भी जवाब देने लगा। कोशिशें अब सफल नहीं हो रही थीं। दोनों पक्षों को मिलाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। 1947 की शुरुआत में जनरल मार्शल चीन से पूरी तरह चले गए। वॉशिंगटन को अब साफ हो गया था कि विवाद बातचीत से नहीं सुलझेगा। इसके बाद चियांग का खेमा और आक्रामक हो गया। उन्होंने हमलों की एक नई श्रृंखला शुरू की। उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक था शांगसी प्रांत और वे इलाके जो सीसीपी के संचालन का केंद्र थे। यही यानान है जो कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रतीक बना। कई वर्षों तक केएमटी के कई अधिकारियों का मानना था कि अगर यानआन गिर गया तो माओ का पूरा आंदोलन भी ढह जाएगा। लेकिन कम्युनिस्ट नेतृत्व की सोच अलग थी। जब राष्ट्रवादी सेना करीब आ रही थी, माओ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बहुतों को चौंका दिया। उन्होंने शहर की आखिरी सांस तक रक्षा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनके लिए सेना एक शहर से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लड़ने की क्षमता किसी खास जगह को पकड़ने से ज्यादा जरूरी थी। केएमटी के यानान कब्जाने पर नानजिंग के कई अधिकारी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा वे जीत के करीब हैं। लेकिन उस जीत के पीछे एक और बड़ी समस्या थी जिसे वे नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे माओ की सेना को नष्ट नहीं कर पाए थे। वे सीसीपी के संगठन को खत्म नहीं कर पाए और वे प्रांतों में उनकी बढ़ती हुई प्रभाव को भी नहीं रोक पाए। केएमटी जब ज्यादा क्षेत्रों पर काबिज था, तब उसकी सप्लाई लाइनें लंबी होती जा रही थीं और अलग अलग जगहों पर ज्यादा सैनिक तैनात करने पड़ रहे थे और अधिक खर्चे की जरूरत थी और अधिक समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था। इस बीच सीसीपी लगातार भर्ती कर रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था और अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। धीरे धीरे एक बात साफ होती जा रही थी, युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म नहीं होगा। चियांग को लगा था लड़ाई जल्दी खत्म होगी, लेकिन ये अब थकावट, आपूर्ति, अर्थव्यवस्था और सहन शक्ति की परीक्षा वाला लंबा युद्ध बन गया। और इस तरह के युद्ध में हमेशा सबसे ज्यादा हथियारों वाली सेना ही नहीं जीतती। कभी कभी वही पक्ष जीतता है जो ज्यादा इंतजार कर सकता है। फिर भी युद्ध के इस मोड़ पर दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा अंतर सामने आने लगा। दोनों ही पूरे चीन पर नियंत्रण चाहते थे।
दोनों के पास लाखों समर्थक थे, दोनों के पास बड़ी सेनाएं थीं, लेकिन उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। चियांग काई शेक और कुओमिंतांग के लिए युद्ध का उद्देश्य दुश्मन का पूर्ण विनाश था। उनका मानना था कि अगर वे मुख्य शहरों और सरकारी केंद्रों पर कब्जा कर लें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यही उस समय के कई सैन्य अधिकारियों की आम सोच थी। शहर होने पर देश पर नियंत्रण मिलता है, लेकिन माओ जेडोंग की सोच अलग थी। उनके लिए शहर सबसे अहम नहीं थे, सबसे महत्वपूर्ण है सेना, समर्थक लोग और लड़ाई जारी रखने की क्षमता। इसलिए जब सीसीपी किसी जगह पर कमजोर होती है तो वे पीछे हटने में हिचकिचाते नहीं हैं। वे पीछे हटने को हार नहीं मानते। उनके लिए यह सिर्फ एक बड़े योजना का हिस्सा है। अगर अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें किसी शहर को छोड़ना पड़े तो वे ऐसा जरूर करेंगे। और यही एक कारण है कि केएमटी बार-बार कम्युनिस्टों को कुचलने में असफल रहा है। हर बार जब राष्ट्रवादी सरकार कोई आक्रमण शुरू करती है, वे अपनी मुख्य ठिकानों से और दूर चले जाते हैं। उनकी सप्लाई लाइनें और लंबी हो जाती हैं, शहरों की संख्या बढ़ जाती है और उन्हें और अधिक शहरों की रक्षा करनी पड़ती है। छावनियों और चौकियों पर और ज्यादा सैनिक बन जाते हैं, जिससे नक्शे पर उनका नियंत्रण अधिक दिखता है। असल जिंदगी में उनके कब्जाए हर नए इलाके के साथ बोझ बढ़ता जाता है, जैसे कोई आदमी लगातार जमीन खरीद रहा हो, लेकिन सब कुछ की निगरानी करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। जब ये हो रहा है तो सीसीपी में स्थिति बिल्कुल उलट है। वे लगातार नए सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, वे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं और क्षेत्रों में अच्छा समन्वय बना रहे हैं। 1947 के अंत तक उनकी सेना काफी बड़ी हो गई थी। उनके पास अब ज्यादा तोपें थीं। पिछले वर्षों की तुलना में उनके पास अब ज्यादा मशीन गन भी थीं और सबसे बढ़कर अब उनमें रक्षा से आक्रमण की ओर बढ़ने का ज्यादा आत्मविश्वास था। युद्ध का रुख धीरे धीरे बदलने लगा था। जो खेमा पहले पीछे हटता था अब हमला करने लगा था। इस बीच जो खेमा पहले हावी था वो अब कई जगहों पर एक साथ रक्षा करने के लिए मजबूर हो गया था। 1947 में सीसीपी ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। केएमटी की पूरी सेना का एक साथ सामना करने के बजाय वे उन शहरों और इकाइयों को चुनते थे जो मुख्य बल से अलग थलग थे। जब पास के इलाके से मदद आती थी तो वे रास्ते में उसका इंतजार करते थे, फिर हमला कर देते थे। ये बार बार उत्तरी चीन के अलग अलग हिस्सों में हुआ। इसी वजह से केएमटी के कई कमांडर मदद भेजने से डरने लगे। हर काफिला जो निकलता था वो शायद वापस ना आ सके। समय के साथ कई राष्ट्रवादी सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। कुछ लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ पूरी यूनिटें सीसीपी से मिल रही थीं। ये कम्युनिस्टों के लिए बहुत अहम था। वे दुश्मनों की संख्या घटा रहे थे और अपनी सेना बढ़ा रहे थे। पहले के दुश्मन सैनिक अब सीसीपी के सैनिक बन गए थे। केएमटी के पुराने हथियार अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। कम्युनिस्ट बलों की गति बढ़ती जा रही थी। यह सबसे स्पष्ट रूप से मंचूरिया में देखा गया। यह वह क्षेत्र था जिसे दोनों पक्ष लंबे समय से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में केएमटी के पास वहां के अधिकांश महत्वपूर्ण शहर थे। उनके पास लाखों सैनिक और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला हुआ बहुत सारा उपकरण था। कागज पर वे अब भी ताकतवर थे, लेकिन असली लड़ाई में धीरे धीरे घिर रहे थे। जैसे जैसे सीसीपी का नियंत्रण ग्रामीण इलाकों और सप्लाई रूट्स पर बढ़ता गया, केएमटी की चौकियां एक दूसरे से कटने लगीं। उनके बीच के संपर्क एक एक करके टूटते गए और उनका नियंत्रण सिमटता गया। 1948 तक आते आते ये साफ हो गया था कि मंचूरिया के लिए बड़ी लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है और इसका परिणाम सिर्फ उस क्षेत्र के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, संभव है कि ये भी तय करेगा कि पूरे चीन का अगला असली नेता कौन होगा। आने वाले महीनों में यह चीनी गृह युद्ध की सबसे अहम अभियानों में से एक होगी। ये लड़ाइयों की ऐसी श्रृंखला होगी जो एशिया में शक्ति संतुलन बदल देगी और कम्युनिस्ट पार्टी को उनकी सबसे बड़ी जीत के करीब लाएगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, आम लोग और सैनिक दोनों ज्यादा पीड़ित हुए। सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। हर गांव जो नई सेना के कब्जे में आता है, वहां के कानून बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं और कभी-कभी ये भी बदल जाता है कि कौन सुरक्षित है और कौन खतरे में है। सीसीपी के नियंत्रण वाले इलाकों में उनका सबसे बड़ा वादा गरीब किसानों को जमीन देने का था।
उस समय के बहुत से किसानों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। पुरानी व्यवस्था के चलते कई परिवार दूसरों की जमीन पर काम करते थे। कम्युनिस्टों ने जमीन का किराया घटाने और अमीर जमींदारों की जमीन बांटने की बात कही, जिससे कई लोगों ने उन्हें सुना। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी किसान तुरंत कम्युनिज्म में विश्वास करने लगे। कईयों के कारण और भी साधारण थे। वे किसान बनना और अपनी जमीन चाहते थे, लेकिन जमीन मिलने पर डर था कि पुराना जमींदार लौटकर वो छीन लेगा। बहुतों ने सीसीपी का सहारा इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगा यही नया जीवन सुरक्षित करने का तरीका है। लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी नहीं थी। कुछ जगहों पर भूमि सुधार हिंसक हो गया। कई जमींदारों और ज्यादा अमीर किसानों को सबके सामने अपमानित किया गया। कुछ पर शोषण का आरोप लगाया गया। कुछ लोगों को सजा मिली और कुछ को मार दिया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि गृहयुद्ध के दौरान कई आम नागरिक राजनीतिक हिंसा के शिकार बने। केएमटी की तरफ तकलीफ का रूप अलग था। राष्ट्रवादी सरकार के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था गिर गई और खाने पीने की चीजों और जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ गईं। कई परिवारों की जमा की हुई सारी पूंजी अचानक लगभग बेकार हो गई। ये ऐसा था जैसे आज आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगले दिन उन्हीं पैसों से बहुत कम चीजें खरीद सकते हैं। और कुछ ही सालों में हाइपर इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गईं, लोग और ज्यादा भूखे होते गए। जैसे जैसे लोग भूखे होते गए, उनका सरकार पर भरोसा और भी कम होता गया। जापान के कब्जे वाले इलाकों में एक और समस्या थी। कुछ नागरिकों पर जापानियों से मिलीभगत का शक था। कुछ पुराने जमींदार लौटकर कर्ज या किराया वसूलने लगे। कुछ सैनिक भी खाना, कपड़े और सामान ले रहे थे, क्योंकि उनके पास जरूरी चीजें कम थीं। कई चीनी लोगों को लगने लगा कि अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। जब सीसीपी आती थी तो राजनीतिक अभियान और सजा का डर होता था। जब केएमटी आती थी तो भ्रष्टाचार, भूख, जबरन सामान लेने और पैसे की गिरावट का डर होता था। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता गया, इसका बड़ा कारण लोगों का विश्वास था। और जैसे जैसे केएमटी के इलाकों में संकट बढ़ता गया, सीसीपी का प्रचार अंदर आना और भी आसान हो गया। नेशनलिस्ट आर्मी के कई सैनिक बहुत थक चुके थे। कई लोगों को जबरन लड़ने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि अब वे उस सरकार पर भरोसा नहीं करते थे और उसके लिए मरना नहीं चाहते थे। जब सीसीपी ने आत्मसमर्पण, घर लौटने या नई सेना में शामिल होने का विकल्प दिया तो कई लोग मान गए। इससे कम्युनिस्ट फोर्सेस और तेज बढ़ीं। वे सिर्फ लड़ाई में ही नहीं जीत रहे थे, वे दुश्मन के सैनिक, हथियार, खाना और सप्लाई भी कब्जे में ले रहे थे। 1948 तक माओ की सेना सिर्फ गुरिल्ला फोर्स नहीं थी, वे अब ज्यादा संगठित और उनकी तोपखाना शक्ति भी बड़ी हो गई थी। अब वे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में लड़ सकते थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हुआ ईहाई अभियान था। इस अभियान का लक्ष्य सूझो था, जो एक महत्वपूर्ण रेलवे हब था। सूझो आपके कब्जे में होने से आप मध्य चीन में सैनिकों और सप्लाई की आवाजाही को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए केएमटी के लिए इसे बचाना जरूरी था, सीसीपी के लिए इसे हासिल करना जरूरी था। यह दोनों पक्षों के बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इकट्ठा हुए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। शुरुआत में केएमटी के पास बढ़त थी, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना और हवाई समर्थन था। लेकिन एक समस्या थी जो पूरे युद्ध में बार बार आई। समन्वय कमजोर था, निर्णय में देरी होती थी और कुछ कमांडर घात से डरकर आगे नहीं बढ़ते थे। इस बीच सीसीपी वही रणनीति अपना रही थी जिसे वे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। हलक थलक पड़ी यूनिटों को घेर लो, पीछे हटने का रास्ता काट दो, मदद पहुंचने से रोक दो, फिर दुश्मन को भूख, ठंड और लगातार दबाव से खत्म कर दो। जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलती गई, केएमटी के सैनिकों की हालत और खराब होती गई। खाना कम था, सप्लाई कम थी, मौसम ठंडा था। कुछ सैनिकों के पास खाने को लगभग कुछ नहीं था। आखिरकार केएमटी बल का बड़ा हिस्सा हुआईहाई में ढह गया। इस हार ने लगभग चियांग काई शेक की मुख्य भूमि चीन को बनाए रखने की उम्मीदों को खत्म कर दिया। इसी दौरान कम्युनिस्ट बलें उत्तर में भी हमला कर रही थीं। उनका लक्ष्य बीजिंग, चांगजिन और तियानजिन के आसपास के इलाके थे। केएमटी की रक्षा एक एक कर टूटती गई। तियानजिन पर हमला किया गया और शहर के अंदर भीषण लड़ाई के बाद वह गिर गया। इसके बाद साफ हो गया कि राष्ट्रवादी सरकार सीसीपी की प्रगति रोकने में असमर्थ है। जनवरी 1949 में
कम्युनिस्ट बल बीजिंग में प्रवेश कर गए। ये एक बड़ा प्रतीक था। यह सिर्फ एक शहर पर कब्जा करना नहीं था, यह एक संकेत था कि वो पुराना दुश्मन, जिसे केएमटी ने कभी कम आंका था, अब चीन के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। उसी महीने चियांग काई शेक ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से सत्ता छोड़ दी थी। सेना में अब भी उनका बड़ा प्रभाव था। अब उनकी योजना दक्षिण में हटकर यंगजे नदी पर रक्षा पंक्ति बनाने की थी। उन्हें उम्मीद थी कि लगातार लड़ाइयों के बाद कम्युनिस्ट सेना थक चुकी होगी, लेकिन माओ नहीं रुके। लंबा आराम करने के बजाय उन्होंने हमला जारी रखा। 1949 की वसंत ऋतु में कम्युनिस्ट सेनाएं यांगजे नदी पार कर गईं। केएमटी की कई इकाइयों ने अब गंभीरता से लड़ाई नहीं की। कुछ पीछे हटे, कुछ ने आत्मसमर्पण किया, कुछ दक्षिण भागे। इसके बाद राष्ट्रवादी सरकार की पूर्व राजधानी नानजिंग गिर गया। इसके बाद शंघाई, जो चीन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शहर है, भी गिर गया। शंघाई देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण सीसीपी ने इसे बिना पूरी तरह नष्ट किए कब्जे में लेना चाहा। कुछ महीनों में मुख्य भूमि पर केएमटी का शेष नियंत्रण भी टूट गया और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। सीसीपी के लिए यह नए चीन की शुरुआत थी। केएमटी के लिए यह मुख्य भूमि पर उनके शासन का अंत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब माओ बीजिंग, नानजिंग और शंघाई पर काबिज हो गए, तब भी समुद्र पार ताइवान उनके नियंत्रण में नहीं था। और वहीं से शुरू होगा तनाव का अगला बड़ा अध्याय, जिसे आज भी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। 1949 के अंत तक युद्ध का परिणाम साफ हो गया था। लगभग पूरा मुख्य भूमि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आ चुका था। शहर एक एक करके गिर रहे थे। केएमटी की बची हुई सेनाएं एक एक करके आत्मसमर्पण कर रही थीं। जैसे जैसे कम्युनिस्ट सेनाएं करीब आ रही थीं, चियांग काई शेक को सबसे अहम फैसला लेना पड़ा, क्योंकि वो मुख्य भूमि की रक्षा नहीं कर सकते थे। उनकी बची हुई सेना भी सीसीपी की बढ़त को रोकने के लिए अब पर्याप्त नहीं थी। वह रुकने और पकड़े जाने के बजाय उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। दिसंबर 1949 में अपनी सरकार के बचे हुए हिस्से, सैकड़ों हजार सैनिकों और बड़ी संख्या में शरणार्थियों के साथ वो ताइवान चले गए। यही द्वीप रिपब्लिक ऑफ चाइना का अंतिम गढ़ बनने वाला था। यह सिर्फ साधारण स्थानांतरण नहीं था। चियांग की सेनाओं के आने से पहले ताइवान का अलग इतिहास था। 1895 से पहले चीन जापान युद्ध के बाद जापान ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। लगभग 50 वर्षों तक ताइवान के एक पूरे पीढ़ी ने जापानी शासन के अधीन ही अपना जीवन बिताया। इसलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये द्वीप फिर से चीन के नियंत्रण में आया, तो स्थानीय लोगों और मुख्य भूमि से आई नई प्रशासन के बीच संबंध तुरंत अच्छे नहीं हो पाए। कई ताइवानी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बस शासक ही बदला है। ज्यादा समय नहीं बीता था कि तनाव भड़क उठा। फरवरी 1947 में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद ताइवान के इतिहास का यह सबसे अंधकारमय दौर बन गया। इतिहासकारों के अनुसार हजारों नागरिकों की मौत उस कार्रवाई में हुई जिसे बाद में फरवरी 28 की घटना या 228 घटना के नाम से जाना गया। आज तक ये ताइवान की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। मुख्य भूमि से शरणार्थियों और सैनिकों के आने के बाद 1949 में केएमटी ने तेजी से द्वीप को एक बड़े सैन्य किले के रूप में बदल दिया। उन्होंने रक्षा तंत्र बनाए, सुरक्षा बढ़ाई, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और वर्षों तक मुख्य भूमि चीन वापस पाने की उम्मीद रखी। लेकिन समुद्र पार माओ को भी समस्याएं थीं। उन्होंने गृह युद्ध तो जीत लिया था, पर नए चीन जनवादी गणराज्य द्वारा दावा किए गए सभी क्षेत्रों पर अभी उनका पूरा नियंत्रण नहीं था। आगामी वर्षों में नई सरकार ने शिनजियांग और तिब्बत सहित विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। एशिया में शीत युद्ध की नई व्यवस्था बनने लगी और ताइवान पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सीसीपी की जीत के बाद शुरुआती महीनों में अमेरिका तय नहीं कर पाया था कि वो ताइवान का समर्थन करेगा या नहीं। उस समय प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के प्रशासन ने संकेत दिए कि वे द्वीप के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे ताइवान अकेला महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट चीन के हमले को अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 1950 में सब बदल गया। कोरियाई युद्ध शुरू हुआ।
वॉशिंगटन के कई अधिकारियों को अचानक लगा कि कम्युनिज्म पूर्वी एशिया में फैल सकता है। इसी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को संभावित हमले से बचाने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था 7वीं फ्लीट को ताइवान स्ट्रेट में भेजना। वह साधारण सा फैसला इतिहास पर बहुत बड़ा असर डालने वाला था। अमेरिका की मौजूदगी के कारण बीजिंग के लिए ताइवान पर बड़ा हमला करना और भी मुश्किल हो गया और इसी वजह से दोनों सरकारें अलग अलग बनी रहीं। मुख्य भूमि पर एक चीन और ताइवान में एक रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज तक उन घटनाओं का असर देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम वर्तमान तक पहुंचें, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर सीसीपी क्यों जीती? केएमटी क्यों हार गई जबकि उनके पास ज्यादा सैनिक थे? युद्ध की शुरुआत में उनके पास अधिक हथियार और अन्य देशों का ज्यादा समर्थन था। सबसे बड़े कारणों में से एक था राष्ट्रवादी सरकार पर अपने ही नागरिकों का भरोसा खो जाना। जापान के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद देश थक चुका था। सैनिक भी थक चुके थे। उनमें से कई भूखे थे। बहुत से लोग बस घर लौटना चाहते थे। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, भगोड़ों की संख्या बढ़ती गई, आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ती गई और बहुत से लोग सीसीपी के पक्ष में शामिल होते गए। केएमटी सरकार में कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार और बढ़ा, अर्थव्यवस्था गिर गई और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। इस बीच भले ही सीसीपी की व्यवस्था परिपूर्ण नहीं थी, उन्होंने कई किसानों और गरीब समुदायों के लिए एक वैकल्पिक दिशा दिखाने में सफलता पाई। उन्होंने ऐसे सुधार दिए जिन्हें ग्रामीण इलाकों के कई लोगों ने अधिक लाभकारी पाया। सेना में भी उनकी कमांड संरचना अधिक संगठित थी, समन्वय भी बेहतर था। उनकी दीर्घकालिक योजना स्पष्ट थी और सेना के मजबूत होने पर बड़े अभियानों को अंजाम देने की क्षमता भी बढ़ी। दूसरी ओर केएमटी को बार बार एक साथ कई जगहों की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। धीरे धीरे उनके पास लोग, आपूर्ति और समय कम होने लगे। सीधे कहें तो यह केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, यह सिस्टम की लड़ाई भी थी, अर्थव्यवस्था की लड़ाई थी, नेतृत्व की लड़ाई थी और आम नागरिकों का समर्थन पाने की लड़ाई थी। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने बीजिंग में आधिकारिक रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। कई लोगों के लिए वही चीनी गृहयुद्ध का अंत था। लेकिन तकनीकी रूप से बात करें तो दोनों पक्षों के बीच कभी भी कोई आधिकारिक शांति समझौता नहीं हुआ। कोई औपचारिक संधि नहीं थी जो युद्ध के अंत की घोषणा करे। और यही कारण है कि ताइवान का मुद्दा आज भी पूरी दुनिया में सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक संकट बिंदुओं में से एक बना हुआ है। 1940 के दशक के गृहयुद्ध से शुरू हुआ तनाव वास्तव में कभी खत्म नहीं हुआ। इसका रूप बस बदल गया है और पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से एक सवाल जो अब तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है, वही बना हुआ है। क्या चीन और ताइवान फिर से एक हो पाएंगे या वे आने वाले दशकों में अलग अलग रास्तों पर चलते रहेंगे? जैसे जैसे चीन मजबूत हो रहा है और अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है, वो अध्याय खुला रहता है जो चीनी गृहयुद्ध के समय शुरू हुआ था। एक युद्ध जिसने न केवल आधुनिक चीन को आकार दिया बल्कि आज तक पूरी दुनिया में शक्ति के संतुलन को भी प्रभावित करता रहा है।